मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 5 जून 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबसे 2 दिनों बाद अब मुलाकात होगी और मैं एक छोटा सा आप सबको होमवर्क देना चाह रहा हूं, जो वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क होगा। आप अभी उम्र के जिस पड़ाव में भी होंगे, कोई बात नहीं, है ना। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपने मूल प्रवृत्तियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, आप किस तरह के हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपके विचार किस तरीके के हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर आप अपने इन स्वभाव और विचारों की जो जड़ है उसकी तलाश करने की कोशिश कीजिए कि आपके ये विचार ऐसे क्यों हैं और इनकी जड़ें कहाँ हैं। तो आपको आश्चर्यजनक रूप से उसकी जड़ें अपने बचपन में मिलेंगी। चाहे बचपन में आपने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ विचार किया, वहां इन जड़ों की जो बहुत पतली पतली जो जड़ें होती हैं, जो झिलमिलाती रहती हैं, हल्के से हवा के झोंकों से हिल भी जाती हैं, वे दिखाई पड़ेंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा सा वक्त भी देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप ऐसा करके और अपनी जड़ों की तलाश कर लेंगे दोस्तों, तो आगे के जीवन के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि तब हम ये जान सकेंगे कि हम बनते कैसे हैं। यानी कि हमारी जो बुनावट है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी शामिल हुए हैं, वो किस रूप में शामिल हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम इसे जान लेते हैं तो जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हम शामिल करने लगते हैं और जो बुरी चीजें हमारे लिए हो सकती हैं उनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे आज एक छोटी सी घटना की चर्चा करना चाहूंगा, जो बहुत ही ताजी घटना है। घटना यह है फ्रेंड्स कि अभी लगभग 5-6 दिनों पहले शाम को अपने बेडरूम के बिस्तर पर अकेले बैठकर मैं एक गजल सुन रहा था। और वो गजल थी, आई हयात आए कज़ा ले चली चले। आपको ध्यान होगा कि जब मैं अपने ससुर साहब का जो डॉक्यूमेंट है, जो अंतिम इक्षांगदान को लेकर के, देहदान को लेकर के थी, तो उसकी शुरुआत उन्होंने ज़ौक साहब के इसी शेर से की थी, है ना। आई हयात, लाई हयात आए। हयात का मतलब है जिंदगी। जिंदगी हमें इस धरती पर लेकर के आ गई, हम आ गए। कज़ा ले चली चले, कज़ा का मतलब है, आप कह सकते हैं यमराज, दैवीय आदेश। दैवीय आदेश हुआ, हम चल दिए। न अपनी मर्जी से आए थे, न अपनी मर्जी से जा रहे हैं। इसे कई लोगों ने अपने अपने अंदाज से गाया है और चूंकि घाव ताजा ताजा था अपने ससुर के निधन, जिन्हें मैं पिता तुल्य ही मानता हूं। पिता जैसे ही क्या थे, पिता ही थे, क्योंकि विवाह से पहले हम लोगों के बीच में एक मौखिक अनुबंध हुआ था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझसे किस तरह का रिश्ता चाहते हो। तो उसमें बात यह हुई थी कि चूंकि उनके कोई बेटा नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पिता पुत्र का रिश्ता चाहता हूं, और उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, मेरे पास भी कोई बेटा नहीं है, तो मैं तुमसे बेटे का रिश्ता चाहता हूं। और मेरे पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे, जब मैं 8-9 साल का था। तो ये हम लोग का रिश्ता था। मेरी बात को समझने के लिए इस बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। तो डेफिनेटली उनके न रहने का जो एक खालीपन था, वो हमारे पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह से साल रहा था। उसमें मेरा बेटा सानिध्य तो सबसे ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि उसके नाना ही नहीं थे, उसके दादा भी थे, और उसका तो पूरा बचपन ही अपने नाना की गोद में बीता, उनके कंधों पर बैठ करके बीता, पीठ पर चढ़ करके बीता। इसलिए वो कहा भी करता था कि पापा, जब नाना नहीं रहेंगे तो फिर मेरी दुनिया क्या रह जाएगी। वो अपने ढंग से परेशान था, अपने ढंग से खालीपन महसूस कर रहा था, मैं अपने ढंग से महसूस कर रहा था। तो मैं बैठ करके चुपचाप ये गजल सुन रहा था। दोस्तों, जैसे इस गजल की शुरुआत हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी जो दोनों आंखें हैं वो नल की टोटियां बन गई हों और किसी ने टोटी चालू करके छोड़ दिया हो। अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, लगातार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मेरी पत्नी आ गई, मेरा बेटा आ गया। देख करके उन्हें थोड़ा सा विचित्र लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सांत्वना दिया, वो समझ गए। फिर मेरे बेटे ने पूछा कि पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा इतना क्यों रो रहे हैं।
दोस्तों मैंने अपने बेटे से कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बाबूजी नहीं रहे। मैं उन्हें बाबूजी कहता था। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बाबूजी नहीं रहे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, उन्हें जाना ही था। आज नहीं जाते, कल चले जाते, कल नहीं जाते, परसों जाते, उन्हें तो जाना ही था। मेरा बेटा यह सुनकर और चौंक गया। तो फिर रो किस लिए रहे हैं पापा आप? मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक बात के लिए रो रहा हूं। दोस्तों बस इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूं कि वे अब नहीं रहे। मैं इस बात के लिए रो रहा हूं कि जब वे थे तब मेरा व्यवहार उनके साथ बहुत शालीन व्यवहार नहीं था। मैं इस बात को सोच सोच कर रो रहा हूं और पछता भी रहा हूं। और दोस्तों सच पूछे तो आप लोगों से बात करके मैं अपनी ये जो अपराध स्वीकृति है, या कह लीजिए पाप स्वीकृति कर रहा हूं, जिसे कन्फेशन कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मेरा व्यवहार शालीन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनसे कोई बदतमीजी करता था, या हम लोगों की बहस होती थी, कभी राजनीति पर, कभी लिटरेचर पर, कभी इतिहास पर, कभी समाज पर, कभी भारतीय संस्कृति पर, कभी मूल्यों पर। इस पर हम लोगों की बहस होती थी। और अब आप जानते हैं कि जब बहस होती है तो उस दौर में शायद आप भूल जाते हैं कि आप किससे बहस कर रहे हैं। देखिए मुझसे 25 साल वो बड़े थे उम्र में। मेरे ससुर थे, पिता तुल्य थे। इसके बावजूद जब बहस होती थी तो आवाज ऊंची हो जाती थी। आवाज ऊंची हो जाती है तो कभी कभी उस तरह के वाक्य भी निकल ही जाते होंगे जिससे कि उनके हृदय को ठेस पहुंचती होगी, वो अंदर से तिलमिला जाते होंगे। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं मैं उनका दामाद भी था तो वो शायद बोल नहीं पाते होंगे। तो उस तरह की कुछ घटनाएं बार बार स्मृतियों में आकर के मेरे उसी तरह से आप यूं कह लीजिए कि टकरा रही थी, जैसे कि अभी तूफान आया है और तूफान जो है ना चट्टानों से जा करके टकराती है। और उससे मैं बहुत ज़्यादा अपने को परेशान महसूस कर रहा था। और मुझे बार बार ये लग रहा था कि नहीं, मेरा व्यवहार और अच्छा हो सकता था और अच्छा होना चाहिए। हालांकि उस समय मैं अपनी इन्हीं गलत बातों को तार्किक रूप से सही सिद्ध कर सकता था, और सच पूछे तो करता भी था। लेकिन दोस्तों जब मैं आज सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, उसे बहुत अच्छे तरीके से भी निभाया जा सकता था। यानी कि जो असहमति होती है, जब आप विवाद कर रहे हैं तो असहमति के प्रति ही आपकी आवाज ऊंची हो रही है, या शब्द कड़े निकल रहे हैं, कटु वाक्य ही बन जा रहे हैं, जो कुछ भी हो। लेकिन असहमति भी दोस्तों शालीन हो सकती है। आप सामने वाले की बात से अगर सहमत नहीं हैं, या वो गलत बात ही कह रहा है, तो उसकी गलत बात हमें यह अधिकार नहीं दे देती कि हम बदतमीजी से बात करें, क्रोध से बात करें, नाराज होकर के बात करें, ऊंची आवाज में बात करें, या कुछ इस अंदाज में बात करें जिससे कि सामने वाला आतंकित हो जाए, सामने वाला घायल हो जाए, मानसिक रूप से घायल हो जाए, अपने को परेशान महसूस करे, या वह थोड़ा सा दुखी ही हो जाए कि यह कैसे बात की जा रही है। दोस्तों इसी बात को लेकर के मैं परेशान हो रहा था और अभी भी हूं। तो दोस्तों अब इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ है फ्रेंड्स, जब मैं 9th क्लास में था तो उस समय मैंने एक एकांकी यानी कि छोटा नाटक पढ़ा था। हम लोग के कोर्स में था, वो लिटरेचर के कोर्स में, औरंगजेब की आखिरी रात। बहुत ही छोटा सा एकांकी है, और उसमें औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी रात में ये सोचता है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या बुरे बुरे काम किए। और उसमें वो कहता है कि किस तरह से जो ईश्वर का, जो अल्लाह का जो नूर था वो मेरे आसपास था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। औरंगजेब की आखिरी रात, यानी कि वो पछतावा करता है। मुझे ध्यान आया कि इस नाटक को, इस एकांकी को पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया था कि मैं अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जब मृत्यु शैया पर मुझे यह लगे कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था, यानी कि कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। ये शायद उसके बीज वहां पड़ गए थे। मैंने हर संभव जीवन भर इसे निभाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब ये लगने लगा है कि नहीं, बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो वास्तव में नहीं किए जाने चाहिए थे। चाहे व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, सोच के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, ढेर सारे जीवन के आयाम हैं, उनमें से किसी भी स्तर पर नहीं किए जाने चाहिए थे। लेकिन या तो वे हुए, अनजाने में हुए, परिस्थितिवश हुए, लेकिन हुए, अज्ञानता की वजह से हुए, दंभ की वजह से हुए, लेकिन वे हुए। महत्वपूर्ण बात है कि वे हुए। तो दोस्तों इसके माध्यम से जो मैं बात आप सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अपने अनुभव के, आप यूं कह लीजिए कि घोड़े पर सवार होकर, शब्दों पर सवार होकर आप तक जो पहुंचाना चाह रहा हूं, वो ये कि कम से कम जो उम्र में आपसे बड़े हैं,
प्लीज उनके साथ हर संभव शालीन व्यवहार कीजिए। असहमति है तो कहने का एक अंदाज होना चाहिए। हम असहमति को भी बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंदाज ऐसा न हो जिसमें हमारा अपना ईगो झलकता हो और कुछ ऐसा लगता हो कि तुमको तो कुछ भी नहीं आता, हम बताते हैं सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बात न केवल मनुष्य की गरिमा के ही खिलाफ है, बल्कि सच पूछे तो हमारी अपनी जो संस्कृति है और हमारे जो अपने संस्कार हैं उनके भी खिलाफ है। दोस्तों, चूंकि यह बात मैं अपने अनुभव की बहुत गहराइयों में उतरने के बाद आपसे कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, तो विश्वास मानिए कि जीवन के अंतिम दौर में जब हम जाकर के अपने पुराने व्यवहारों के बारे में सोचेंगे, या इस दौर में जब दूसरे लोग हमसे उसी तरह से व्यवहार करेंगे, तो शायद हमें लगे कि नहीं, यह सही नहीं है। तो बेहतर है कि लगे कि यह सही नहीं है, उससे पहले हम उन्हें सुधार लें। क्योंकि दोस्तों, अब मैं टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में नहीं जा सकता, अपने उन टुकड़ों को एडिट नहीं कर सकता अपने जीवन से, स्मृतियों में वो हैं। तो बेहतर है कि ऐसा मौका ही ना आए कि हमें अपराध स्वीकृत करना पड़े। बेहतर है कि हम अपराध करने से ही बचें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सब स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।